के कालखंड में कभी नहीं हो पाया। हमारी वर्षों से लंबित दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो पेयजल और सिंचाई से संबंधित थी, एक हमारा नर्मदा का जल था जो राज्य के 21 जिलों तक आना था, जिसमें कुछ हिस्सा पीने के पानी में के जल के रूप में काम आना था और कुछ हिस्सा सिंचाई के रूप में काम आने वाला था। उसका सरकार बनने के कुछ दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हुआ और अभी 17 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शिलान्यास भी हो चुका है। उसके बाद हमारा यमुना का जल का एक समझौता वर्षों पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बीच हुआ था, लंबे समय से लंबित था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप से हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच उस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए और ये तय हुआ कि वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून के रहते नहर के माध्यम से उस पानी को लाना बहुत दुर्भी संधि का काम होगा, इसलिए भूमिगत पाइपलाइन के जरिए उस पानी को हमारे चूरू, झुंझुनू और सीकर, जिसका एक हिस्सा नीमका थाना में हो गया, इन जिलों के लिए लाया जाए। 3 पाइपलाइन राजस्थान के लिए आनी है, एक पाइपलाइन हरियाणा का जो हिस्सा है लोहारू की साइड का, जहां अभी सूखा है, उनके लिए आनी है। 65 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है और मार्च तक डीपीआर का काम पूर्ण होने के बाद कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उस कार्यक्रम का भी शिलान्यास होकर उस कार्यक्रम को भी गति मिलेगी। पाइपलाइन के जरिए एक पाइपलाइन चूरू में आएगी, एक पाइपलाइन झुंझुनू में आएगी और एक पाइपलाइन सीकर के लिए आएगी। चूरू में तो एक ऐसा सरकारी परिक्षेत्र मिल गया जहाँ चारों तरफ टीले हैं और बीच में एक रेत की प्राकृतिक झील है। उस झील में लाकर वो पानी भरा जाएगा। हमारे यहाँ कुछ जगह रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे। ये काम भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार के 2023 से 2028 के कालखंड में शुरू होकर पूर्ण होने की स्थिति में पहुंचकर यहाँ की वर्षों से लंबित पेयजल की समस्या का समाधान हो सके और कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी वो पानी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा युवाओं के लिए सरकार ने अब तक लगभग 35,000 से अधिक नियुक्तियां दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जून तक 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने में सफलता प्राप्त करेंगे और आने वाले वर्ष समय के लिए अभी से रिक्तियों का परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जा चुका है और अभी पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने अपने पहले साल के कार्यकाल में ही राइजिंग राजस्थान के नाम से निवेशकों को आमंत्रित किया। उसमें 17 प्रदेशों के अलावा 26 देशों के निवेशकों ने भाग लिया और लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये पहले साल में इसलिए किया गया कि सामान्यतः सरकारें इस प्रकार का काम अपने कार्यकाल के अंतिम साल में करते हैं और फिर उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास समय नहीं मिल पाता है। इसलिए भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम तय किया। 9, 10, 11 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शुभारंभ होकर 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर हुए और अब हमने राजस्थान सरकार ने इन निवेशकों से सतत संपर्क के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि 2025 की शुरुआत के बाद उन समझौता पत्रों को निवेशकों ने जो समझौते किए हैं उनको धरातल पर उतारने का काम शुरू हो सके और आने वाले 2-3 साल में जब वो निवेश आएगा, नए उद्योग लगेंगे, नए इंडस्ट्री लगेंगी, पर्यटन के क्षेत्र में काम होगा, दूसरे क्षेत्रों में काम होगा, पैसा खर्च होगा, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे,
छोटी इकाइयों को लगने का मार्ग प्रशस्त होगा। और राजस्थान सरकार का ये मानना है कि आने वाले समय में लगभग 7 लाख रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र के माध्यम से सृजित किए जाने में राजस्थान सरकार सफलता प्राप्त करेगी। एक साल में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई बिना किसी व्यवधान के पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई और आने वाले समय में भी इस मामले में कठोरतम दिशा निर्देश जारी है। और जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी पिछले 5 साल में जिस प्रकार पेपर चोरी हुए, पेपरों की डकैती हुई, पेपरों की कालाबाजारी हुई, करोड़ों अरबों रुपए दलालों ने कमाए, अब ऐसा वातावरण भविष्य में नहीं हो पाएगा। इसके अलावा चाहे किसान का मामला हो, आज आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जन्म जयंती है। मैं उन्हें याद करते हुए अपने श्रद्धासुमन अर्पित करूंगा। और आज के दिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी संकल्प किया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो संकल्प था कि देश का जल संसाधन बेहतर हो और जल संसाधन बेहतर करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि कारगिल होने की वजह से अटल जी ने देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए परमाणु विस्फोट करने का निश्चय किया और परमाणु विस्फोट का विकिरण रोकने के लिए करोड़ों टन प्याज की आवश्यकता होती है। सरकारी संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों टन प्याज मार्केट से खरीदा गया, विस्फोट हुआ, प्याज जल गया और प्याज के भाव बाजार में 40 रुपए किलो हो गए। कुछ दिनों बाद चुनाव की घोषणा हो गई। मुझे अच्छी तरह आज भी याद है, जितने हमारे किसान बंधु बैठे हैं, जब 2004 के चुनाव में जाकर हाथ जोड़ के निवेदन करते थे कि अब की बार एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के फूल पर वोट दे दो तो ये नदी आपस में जुड़ जाएंगी, पेयजल की समस्या समाप्त होगी, खेती के पानी की समस्या समाप्त होगी। तो अधिकांश किसान भाइयों का एक जवाब होता था, बाढ़ में गया पानी, हमें प्याज चाहिए, प्याज 40 रुपए किलो हो गया। अगर किसान भाइयों के दिमाग में उस दिन ये बात आ जाती कि अगर जल आएगा तो घर के पिछवाड़े 2 क्यारा में प्याज की 2 क्यारी लगा रहा, 12 मना को प्याज उत्पादन कर लिया, लेकिन नहीं आई। उसके बाद जो सरकार आई उसने इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ठंडे बस्ते में डालने के बाद 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी का गोवा अधिवेशन हुआ और उसमें चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन माननीय नरेंद्र भाई मोदी को चुना गया, उस महाधिवेशन में एक संकल्प पारित किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला दायित्व होगा कि वो हिंदुस्तान के हर खेत को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करने में कोई कोताही नहीं बरती। और जैसे ये संकल्प पारित हुआ उसके महीने भर बाद संसद और विधानसभाओं के विशेष अधिवेशन बुलाए गए और एक नया कानून बनाया गया जिसका नाम है हिंदी में पुनर्वास एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और अंग्रेजी में उसका नाम है रिहेबिलिटेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। उसमें एक प्रावधान कर दिया कि सरकार को किसी भी जनहित के कार्य के लिए अगर भूमि की आवश्यकता होगी तो वो एक एक हितधारी से बात करेंगे और बात करने के बाद जब 100 में से 80% से अधिक यानी 100 में से 81 हितधारी का मतलब जो खातेदार काश्तकार होंगे वो सहमत होंगे तो ही भूमि अधिग्रहण का काम संपन्न हो पाएगा, वरना भूमि अधिग्रहण का काम संपन्न नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता था कि किसान कभी भी 50-50 से ज्यादा सहमत नहीं हो सकते। अधिकारी अगर राम के घर जाकर पूछेगा कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए तो आपकी जमीन में से 2 बिस्वा जमीन सरकार लेना चाहती है, आप सहमत हो या नहीं हो, और अगर राम ने हाँ कर दी और वो अधिकारी निकल के कालूराम के घर जाएगा तो कालूराम का पहला प्रश्न ये होगा, राम ने क्या कहा। अधिकारी कहेगा राम ने हाँ कर दी तो कालूराम का जवाब होगा, राम ने हाँ कर दी तो मेरी ना है, और इसलिए काम अटक गया। अब आप कह सकते हो आपको 10.5 साल हो गए राज करते हुए, आपने क्या फली फोड़ दी। हमने 2 बार अध्यादेश जारी किया था, लोकसभा में प्रावधान को हटाने का,
संशोधन प्रस्तुत करके पास करवा दिया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण वो प्रस्ताव राज्यसभा में गिर गया। इसलिए ये नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री अटल नरेंद्र मोदी जी ने फिर संकल्प लिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सपन को हम आने वाले समय में निश्चित रूप से साकार करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक कार्यबल गठित किया है। आने वाले समय में सर्वे का काम फिर शुरू होगा और तब तक भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की तरह राज्यसभा में बहुमत प्राप्त हो जाएगा। ये संशोधन पारित होगा और उसके बाद नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम जब संपन्न होगा तो कोई खेत ऐसा नहीं बचेगा जो जिसमें फसलें नहीं लहलाएंगी। और जब हर खेत को सिंचाई योग्य पानी मिलेगा, फसलें लहलाएंगी, किसान का आर्थिक संपन्नता आएगी, तो हाथ जोड़कर एक फिर निवेदन मेरा ये रहेगा। मेरा ये निश्चित रूप से मैं पिछले 50 साल से देखता रहा हूँ, जब से समझदार हूँ। किसान बरसात के मौसम में जब खेत बुआई के लिए जाता है, वो मन में एक भाव लेकर जाता है कि भगवान आपके अगर 100 बोरी नाज की दे दे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और भगवान राजी हो गया, प्रकृति राजी होगी और 125 बोरी नाज की दे दी तो वह 25 बोरी भी किसान के घटाऊ बड़ी कहीं काम मिलो है रणकार्ड बाबा। तो मेरा हाथ जोड़ निवेदन हो जाए कि वो कार्यक्रम हो जाए, हर खेता में जब उपलब्ध होगा लग जाए तो कम से कम रड़क से तो दूर रही। और बा थाना बाजार पुलिस थाना में कोर्ट कचहरा में जो भी की बजाय परिवार ने आगे बढ़ावा में और आवाली पीढ़ी ने चौखी शिक्षा जो, चौखा संस्कार जो, ताकि थाको भी बुढ़ापो सुधरे और बी को भी जीवन सुधरे तो ज्यादा ठीक रह लो। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भी शुरुआत हुई है, कुछ कार्य पहले शुरू हो गए, कुछ आज हम शुरू करने जा रहे हैं और 2025 में विकास के कामों की एक ऐसी बहार आएगी कि धीरे धीरे आप श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी यही कहेगी कि बहुत अच्छे विकास के काम हो रहे हैं। और आने वाले जिस प्रकार 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय में राज्य सरकार ने 65% की गत वर्षों के मुकाबले बढ़ोतरी की थी। आने वाले 2025-2026 के बजट उससे भी और बेहतर होगा और पूरे श्रीमान विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास की एक नई लहर उत्पन्न होगी और राजस्थान तेजी के साथ उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। आर्थिक प्रगति होगी और निश्चित रूप से राजस्थान प्रगतिशील राज्य की श्रेणी से निकलकर विकासशील नहीं विकसित राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेगा। और इस सब के लिए राजस्थान के 8 करोड़ जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और श्रीमाधोपुर के विकास के लिए आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे और हम विकास के नए आयाम स्थापित करने में सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने इतनी भारी संख्या में अपनी गरिमा में उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को लेकर गरिमा प्रदान किए, उस सब के लिए आपका हृदय से आभार। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद भविष्य में इस प्रकार दिन गुना रात चौगुना मिलता रहे और हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर श्रीमाधोपुर को समस्या विहीन विधानसभा क्षेत्र के रूप में पूरे प्रदेश में पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल कर पाए। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिलाना चाहता हूँ, हमारा करें, स्वागत अभिनंदन करें मंत्री जी का। श्रीमाधोपुर का विशेष स्थान है प्रयागराज जोड़ा में होगी अभी इसके बाद, और उसके बाद सीकर बाजार नौलखा कोठी में आयुर्वेद चिकित्सालय का शिलान्यास होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि हाँ, यहाँ अनावरण करेंगे। आप लड्डू लेकर जाएं। तीजावाला जोड़ा में एसटीपी प्लांट के आधार। जय भारत। आज सभी एक छोट नोटिस पर यहाँ पहुंचे। आप सबका
दिल से आभार, हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय जनाब जिंदाबाद खबर सिंह कर्रा जिंदाबाद खबर सिंह कर्रा छोटी सी पूजा करवा ठीक है सर।